ये वीडियो फ्रेंड्स, ये जो घटना चक्र की किताब हम लोग लेके चल रहे हैं, जिसका हमारा टारगेट है कि हम इसको खत्म कर देंगे इस बार के पीसीएस एग्जाम से पहले। इन पॉलिटी इन गवर्नेंस की किताब अभी मैं लेके चल रहा हूँ फ्रेंड्स, पार्ट 5 है ये इसका। इसमें मैं आपसे सिटीजनशिप और फंडामेंटल राइट्स पूरी तरीके से कवर कर दूंगा फ्रेंड्स। इससे पहले के जितने भी हैं मैं सारे सवाल कंपाइलेशन बना चुका हूँ। सिटीजनशिप फंडामेंटल राइट्स इस वीडियो में खत्म हो जाएगा। फिलहाल के लिए ये सीरीज केवल हिंदी में अवेलेबल है, इंग्लिश में अवेलेबल नहीं है। तो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, अगर आप मुझे फॉलो करना चाहें तो इंस्टाग्राम प्रोफाइल का लिंक नीचे दे रखा है और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड्स। आगे चलते हैं। देखिए, पहले सवाल है इंडियन सिटीजनशिप कैन बी ऑब्टेन्ड बाय, और दूसरा वेज ऑफ ऑब्टेनिंग इंडियन सिटीजनशिप इन इंडिया। इन दोनों का एक ही जवाब है, इसके बारे में अभी मैं बात करता हूं आपसे थोड़ी देर में। एक बात फ्रेंड्स आप समझ लीजिए, अगर आप इंडिया में सिटीजनशिप की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप का कंसेप्ट है। मैं आपको क्यों बता रहा हूं, यहाँ पे हमारा देश केवल एक सिटीजनशिप देता है। ऐसा मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अगर हमारे देश इंडिया को यूएसए से कंपेयर करेंगे तो यूएसए में देखिए 2 सिटीजनशिप होती है, डुअल सिटीजनशिप का कंसेप्ट है। एक सिटीजनशिप तो पूरे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की होती है, यूएसए की, और दूसरी सिटीजनशिप होती है उस पर्टिकुलर स्टेट की जहां पे वो पर्सन रहता है। लेकिन इंडिया में ऐसा कुछ भी नहीं है, इंडिया में केवल इंडिया की सिटीजनशिप है, स्टेट की अलग सिटीजनशिप नहीं है। तो ये सवाल बहुत सारे एग्जाम में आ चुका है, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 1994 में आ चुका है, प्रीलिम्स 2015 में आ चुका है यूपी पीसीएस के। अब हम कितने तरीके से सिटीजनशिप को एक्वायर कर सकते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। तो देखिए, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रोमलगेट हुआ था उसके बाद इस चीज की पावर की भाई सिटीजनशिप के प्रोविजंस को, किस इंसान को किस तरीके से सिटीजनशिप देनी है, किस तरीके से उससे सिटीजनशिप छीन लेनी है, इसकी सोल पावर किसके पास है, पार्लियामेंट के पास है। ये खैर अभी थोड़ी देर में आपके सामने फिर से आएगा। तो उसके हिसाब से सिटीजनशिप एक्ट 1955 में बनाया था, और सिटीजनशिप एक्ट 1955 के हिसाब से अगर हम देखा जाए फ्रेंड्स तो 5 तरीके से इंडिया की सिटीजनशिप ले सकते हैं। देखिए, बाई बर्थ, तो अगर हम पैदा हुए इंडिया में तो ऑटोमेटिकली हमको इंडिया की सिटीजनशिप मिल जाती है, तो वो तो हम सब पे अप्लाई होता है फ्रेंड्स। एक होता है बाई डिसेंट, ये दूसरा तरीका हो गया। एक तरीका होता है फ्रेंड्स रजिस्ट्रेशन, आप रजिस्ट्रेशन करा के भी ले सकते हैं इंडिया की सिटीजनशिप। एक होता है नेचुरलाइजेशन, नेचुरलाइजेशन मतलब आप कुछ साल से यहाँ पे रह रहे हैं और उसके हिसाब से आपने ले लिया। अब ये नेचुरलाइजेशन की जो साल की डेफिनेशन है वो टाइम चेंज हुई है, इसलिए मैं यहाँ पे कोई साल एक नहीं बोल सकता। और 5वां इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, यानी बाद में अगर इंडिया किसी टेरिटरी को इनकॉर्पोरेट कर रखता है, जैसे 1975 में सिक्किम हमारा स्टेट बन गया था, ठीक है, शायद 36 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, तो सिक्किम के जितने भी लोग थे वो इंडिया के सिटीजन बन गए थे। तो ये 5 तरीके हैं जिससे कोई भी पर्सन इंडिया की सिटीजनशिप ले सकता है। आगे बढ़ते हैं। ये सवाल बीपीएससी प्रीलिम्स 1996 में पूछा गया था। अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है, पर सवालों का बेसिक कंसेप्ट यही होता है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि किस कंट्री ने डुअल सिटीजनशिप की पॉलिसी को एक्सेप्ट किया। ये जो तीसरा सवाल है फ्रेंड्स, ये एमपी पीसीएस प्रीलिम्स 2006 में पूछा गया था। इसका जवाब है फ्रेंड्स यूएसए। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बता दिया था, यूएसए के पास 2 सिटीजनशिप होती है, यूएसए के लोगों के पास। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपका यूपी पीसीएस मेंस 2013 का सवाल है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉम्पिटेंट टू प्रिस्क्राइब कंडीशंस फॉर एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप। इसके ऑप्शंस थे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, और चौथा ऑप्शन था पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स ज्वाइंटली। तो जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बता दिया था फ्रेंड्स कि अगर सिटीजनशिप से रिलेटेड किसी भी चीज को डिसाइड करना है तो वो केवल एक बॉडी कर सकती है, और वो है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट हैज द सोल पावर टू डिसाइड इन व्हाट मैनर द सिटीजनशिप विल बी गिवन एंड इन व्हाट मैनर इट विल बी टेकन अवे। इसी हिसाब से पार्लियामेंट ने सिटीजनशिप एक्ट 1995 बनाया था, और टाइम पे सिटीजनशिप रूल्स निकाल सकते हैं, अमेंडमेंट निकाल सकते हैं, कुछ भी कर सकती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो फिलहाल के लिए सिटीजनशिप से रिलेटेड उतने ही सवाल हैं, तो उसमें ज्यादा आगे जाने की जरूरत नहीं है। बहुत जो और ट्रिकी सवाल है, जैसे कि फ्रेंड्स एक छत्तीसगढ़ पीसीएस प्रीलिम्स 2013 में एक सवाल आया था कि भाई अगर कोई पर्सन है इंडियन ओरिजिन का और उसको इंडिया में रहते हुए कम से कम कितना समय हो जाना चाहिए कि वो एलिजिबल हो सिटीजनशिप एक्ट 1955 के अंदर सिटीजन ऑफ इंडिया होने के लिए। यानी आप समझिए फ्रेंड्स, कोई एक इंडिया में कोई पर्सन रह रहा है, वो इंडियन सिटीजन नहीं है पर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन को बिलोंग करता है, पीआईओ क्लास को बिलोंग करता है। तो सिटीजनशिप एक्ट 1955 के अंदर वो कम से कम कितने साल से इंडिया में रह रहा हो कि वो पीआईओ से परमानेंट सिटीजनशिप के लिए एलिजिबल है। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, इसका जवाब हो जाएगा 7 साल, 7 ईयर्स। पर ये अमेंडमेंट करके बदला जा सकता है, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 5 आपका आया था यूपी पीसीएस मेंस 2009 में, फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है फ्रेंड्स। शुरू कर रहे हैं हम लोग। तो भैया देखिए, फंडामेंटल राइट्स को इंक्लूड करने की एडवोकेसी पहली बार कहां की गई थी।
तो अगर इसके ऑप्शंस मैं आपको दूं तो मैं ऑप्शंस दूंगा आपको अगस्त ऑफर 1940, नेहरू रिपोर्ट 1928, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और क्रिप्स मिशन 1942। याद रखिएगा फ्रेंड्स, जब भी फंडामेंटल राइट्स की बात होगी इंडिया में, प्री इंडिपेंडेंट इंडिया में नेहरू रिपोर्ट 1928 ने इसकी बात की थी। और इसको मैं आपको बहुत डिटेल में पढ़ा चुका हूं, हल्की फुल्की बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे सकता हूं फ्रेंड्स। आपको पता होगा 1927 में आया था साइमन कमीशन, और साइमन कमीशन को हर फॉर्म में रिजेक्ट कर दिया था, बॉयकॉट कर दिया था इंडियन लीडरशिप में, क्योंकि साइमन कमीशन में कोई भी इंडियन मेंबर था नहीं। साइमन कमीशन आया क्यों था? क्योंकि मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स 1919 के 10 साल का रिव्यू, ऐसा होता ना कि कोई भी एक्ट होता था जैसे मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म या इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1919, उसका 10 साल बाद एक रिव्यू होना था, तो उस फॉर्म में साइमन कमीशन बैठाया गया था। 1927 में साइमन कमीशन आया था, सबने इसको बॉयकॉट कर दिया, इवन लाला लाजपत राय ने तो अपनी जान दे दी। ठीक है, इसके मतलब जो बॉयकॉट हुआ था, प्रोटेस्ट हुआ था उसमें। तो जब कोई भी पार्टी साइमन कमीशन को मानने के लिए तैयार नहीं हो रही थी, तब एक चैलेंज फेंका गया था इंडियंस के सामने गवर्नर जनरल के द्वारा कि भाई आप बना के दिखाओ, और फिर नेहरू रिपोर्ट ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया था, और उस नेहरू रिपोर्ट 1928 में फंडामेंटल राइट्स की बात की गई थी। सब कुछ मैं पहले पढ़ा चुका हूं, यहाँ मैंने एक रिवीजन के तौर पर बता दिया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये आईएएस प्रीलिम्स 2017 का सवाल है, आप इस सवाल को पढ़ लें फ्रेंड्स, और उसके बाद इसका मैं आपको जवाब देता हूं। इसका है राइट्स आर क्लेम्स ऑफ द सिटीजंस अगेंस्ट द स्टेट। इसका आंसर है सी। देखिए, जब भी राइट्स की बात आती है, राइट्स किसके होंगे? सिटीजंस के होंगे, स्टेट के तो होंगे नहीं। स्टेट के क्यों नहीं होंगे? क्योंकि भाई स्टेट ही तो सारे पॉलिसी बनाती है, स्टेट ही सारे पॉलिसी को इंप्लीमेंट कर रही है, तो स्टेट तो करता धरता है। तो ये तो बहुत अजीब सी बात हो जाएगी कि एक इंडिविजुअल स्टेट को दबा रहा है। हाँ, स्टेट के पास जरूर ये पावर आती है कि वो एक इंडिविजुअल को दबा सकता है, तो वो इंडिविजुअल को स्टेट अननेसेसरली ना दबा पाए, एक्सप्लॉइट ना कर पाए, इसलिए उस इंडिविजुअल को, उस सिटीजन को कुछ पर्टिकुलर राइट्स दिए गए हैं, और इसलिए राइट्स आर क्लेम्स ऑफ सिटीजंस अगेंस्ट द स्टेट। ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपका बीपीएससी प्रीलिम्स 2005 का सवाल है। क्वेश्चन है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज गिवन द पावर टू एनफोर्स द फंडामेंटल राइट्स बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। भैया इसके ऑप्शंस हैं ऑल कोर्ट्स इन इंडिया, दूसरा पार्लियामेंट, तीसरा प्रेसिडेंट, चौथा सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। तो देखिए यहाँ पे जो आपका ऑप्शन हो जाएगा ना फ्रेंड्स, वो हो जाएगा आपका सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। यहाँ पे ऑल कोर्ट्स इन इंडिया से कंफ्यूज मत हो जाइएगा, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की बात करिएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास है रिट ज्यूरिसडिक्शन, आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 और इस रिट ज्यूरिसडिक्शन के थ्रू, देखिए हाई कोर्ट के पास तो पावर होती है फंडामेंटल राइट्स की और किसी भी और राइट से रिलेटेड रिट इशू करने की। सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि अगर फंडामेंटल राइट्स के वॉयलेशन का सवाल है तो सुप्रीम कोर्ट भी रिट इशू कर सकता है आर्टिकल 32 के अंदर। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो आंसर क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑल कोर्ट से कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 फ्रेंड्स एमपीपीसीएस प्रीलिम्स 2013 का सवाल है। सवाल क्या है? फंडामेंटल राइट्स आर, इसके ऑप्शंस हैं जस्टिफिएबल, आई एम रियली सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ी सी खांसी आ रही है, हल्का सा गला बैठा है, जस्टिफिएबल, नॉन जस्टिफिएबल, फ्लेक्सिबल, रिजिड। तो देखिए फंडामेंटल राइट्स आपके जस्टिफिएबल होते हैं। जस्टिफिएबल का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स कि आपका अगर फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है तो आप कोर्ट में जा सकते हैं, हाई कोर्ट में जा सकते हैं, इवन डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं उसको इन्फोर्स कराने के लिए। वहीं पे अगर यहाँ पे लिखा होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी नॉन जस्टिफिएबल होते हैं, क्योंकि उनको इंप्लीमेंट कराने के लिए आप कोर्ट में नहीं जा सकते। उसी तरीके से प्रीएम्बल भी आपका नॉन जस्टिफिएबल होता है। आगे बढ़ते हैं। सवाल है फ्रेंड्स, व्हेन कैन फंडामेंटल राइट्स बी सस्पेंडेड? ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स। देखिए इसका जवाब आप, अगर आपने मेरी फंडामेंटल राइट्स की सारी वीडियोस देखी हैं तो आपको पता होगा। जब भी फ्रेंड्स इमरजेंसी के प्रोविजंस की बात आती है तो 3 तरीके की इमरजेंसी आती है। आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट रूल, आर्टिकल 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी। अगर एक बात हमेशा याद रखिएगा कि फ्रेंड्स अगर आर्टिकल 358 के अनुसार, सॉरी, अगर मान लीजिए नेशनल इमरजेंसी लागू में है, नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 358 के अनुसार यह कहा जाता है कि भाई अगर इमरजेंसी का प्रोक्लेमेशन है वो भी नेशनल इमरजेंसी का, ना प्रेसिडेंट रूल का, ना फाइनेंशियल इमरजेंसी का। आर्टिकल 352 में जो इमरजेंसी दे रही है, अगर उसका प्रोक्लेमेशन हो रखा है और वो भी किस वजह से बाहर से वॉर हुआ है, थ्रेटेंड बाय वॉर, या फिर कोई एक्सटर्नल एग्रेशन हुआ है, मान लीजिए पाकिस्तान ने अटैक कर दिया, चाइना ने अटैक कर दिया, उस केस में ये नहीं कि इंटरनल रिबेलियन चल रहा है कि मान लीजिए कोई माओइस्ट इंसर्जेंसी हुई, तो माओइस्ट इंसर्जेंसी में नहीं, अगर एक्सटर्नल कोई अटैक हुआ है, थ्रेट हुआ है, उसके लिए अगर इमरजेंसी लगी है तो उस केस में आर्टिकल 19 आपका इनफेक्टिव हो जाएगा। तो अगर
एक्सटर्नल वॉर की वजह से, एग्रेशन की वजह से अगर आर्टिकल 352 के अंदर की नेशनल इमरजेंसी लगी हुई तो आर्टिकल 19 अपने आप सस्पेंड हो जाएगा। उसके अलावा ऐसी इमरजेंसी के दौरान आर्टिकल 359 में प्रेसिडेंट को यह ताकत दी गई है कि वो फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर सकता है नेशनल इमरजेंसी के दौरान, एक्सेप्ट कि वो आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 में दिए गए फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड नहीं कर सकता इमरजेंसी के दौरान भी। आई होप आपको मैंने जितनी राम कहानी बताई समझ में आ गई हो फ्रेंड्स। यानी कि नेशनल इमरजेंसी अगर लगी हुई है तो नेशनल इमरजेंसी लगी है वो भी एक्सटर्नल वॉर एग्रेशन की वजह से, इंटरनल रेबेलियन की वजह से नहीं, तो उस केस में आर्टिकल 19 अपने आप सस्पेंड हो जाएगा। ये कहां लिखा है? आर्टिकल 358 में। और आर्टिकल 359 में क्या लिखा है कि अगर नेशनल इमरजेंसी लगी है तो प्रेसिडेंट एक ऑर्डर निकाल के फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर सकता है, बट वो आर्टिकल 21 और आर्टिकल 20 के अंदर दिए गए फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड नहीं कर सकता। ठीक है, आगे चलते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है आपका कि which one of the following articles puts an absolute limitation on the legislative power। यहाँ पे ऑप्शंस दे रखे थे आपके आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 17। ये यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 1999 का सवाल है। देखिए इसका आंसर है फ्रेंड्स आर्टिकल 14। अगर 15, 16, 14 और 17 आपको दे रखा है, क्योंकि भाई आर्टिकल 14 के अंदर दे रखा है इक्वालिटी बिफोर लॉ। आर्टिकल 14 के अंदर दे रखा है इक्वालिटी बिफोर लॉ, और इक्वालिटी बिफोर लॉ का यहाँ पे मतलब क्या है थोड़ा सा सोचिए। इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब यह है कि भाई जो स्टेट है, जो सरकार है, वो आपके खिलाफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स या प्लेस ऑफ बर्थ पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती। यानी रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती। अगर आपसे पूछा जाए फ्रेंड्स कि फंडामेंटल राइट्स कौन से आर्टिकल से लेके कौन सा आर्टिकल में दे रखे हैं, तो देखिए फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 में दे रखे हैं। फंडामेंटल राइट्स का ये है, और आपका शायद 5 से 11 आपका सिटीजनशिप है, और 36 से 51 आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है, और 51 है आपका फंडामेंटल ड्यूटीज है। ओके, ये कुछ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जो आपको हमेशा मालूम होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स आया है जो कि बहुत जरूरी है। राइट टू इक्वालिटी कहाँ पे? आर्टिकल 14 से 18। राइट टू फ्रीडम, ये मैं फंडामेंटल राइट्स का भी क्लासिफिकेशन बता रहा हूं। तो राइट टू फ्रीडम दे रखा है फ्रेंड्स आर्टिकल 19 से 22 में। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन दे रखा है आर्टिकल 23 से 24 में। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन दे रखा है आर्टिकल 25 से 28 में। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स 29 से 30। राइट टू प्रॉपर्टी 31, ये तो खैर हट गया, 300A आ गया है। और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32 में। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, ये किस में है ये हेडिंग, ये बिल्कुल याद रखिएगा। ये सवाल पूछा जाता है, और ये सवाल फ्रेंड्स यूपीपीसीएस प्रीलिम्स के बहुत एग्जाम में पूछा गया है, उत्तराखंड पीसीएस के प्रीलिम्स में पूछा गया है, बिहार पीसीएस से पूछा गया है, यूपीएससी में भी पूछा गया है। कौन सा एग्जाम ऐसा बोल दीजिए, राजस्थान में पूछा गया है, एमपी में पूछा गया है, साउदर के जो स्टेट्स हैं, केरला, तमिलनाडु, आंध्र, हर जगह पूछा गया है। तो इस क्लासिफिकेशन को जरूर याद रखिएगा। अगर इस क्लासिफिकेशन से रिलेटेड में अगर आपका कोई सवाल आ जाता है और आप गलत करके आते हो तो वो सिर्फ आपकी गलती होगी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर लेते हैं। ये उत्तराखंड पीसीएस प्रीलिम्स 2012 का सवाल है। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिजर्वेशन इन एडमिशंस टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडिंग प्राइवेट एंड अनएडेड टू ओबीसी, एससी, एसटी हैज बीन मेड। तो इसके ऑप्शंस दे रखे थे आर्टिकल 15 क्लॉज 4, आर्टिकल 15 क्लॉज 5, आर्टिकल 16 क्लॉज 4, आर्टिकल 16 क्लॉज 5। तो इसका आंसर है फ्रेंड्स आर्टिकल 15 क्लॉज 5। ये है इसका आंसर। देखिए आर्टिकल 15 में क्या लिखा हुआ है कि भाई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा रिलीजन, रेस, क्लास, सेक्स के बेसिस पे। लेकिन क्लॉज 5 जब आर्टिकल 15 में जोड़ा गया तो उसमें लिखा हुआ है कि भाई आर्टिकल, जैसे ही आर्टिकल 15 में क्लॉज 5 जोड़ा गया, इससे स्टेट को यह पावर मिल गई कि भाई शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जा सकता है, इंक्लूडिंग प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स। यानी प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में भी रिजर्वेशन का क्लॉज डाल दिया गया इस क्लॉज 5 के थ्रू आर्टिकल 15 में। तो रिजर्वेशन की जो पॉलिसी है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, चाहे वो प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो चाहे सरकारी हो, वो किसके हिसाब से है? आर्टिकल 15 क्लॉज 5 के अकॉर्डिंग सवाल पूछा जा सकता है। पीसीएस टाइप का सवाल है ये। ठीक है, आगे चलते हैं फ्रेंड्स। अगला जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा आप कह सकते हो कि इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या है इसमें फ्रेंड्स कि which provision of the fundamental rights is directly related to exploitation of
चिल्ड्रन, ये क्वेश्चन पूछा गया है विच तो इसका आंसर के लिए मैं आपको पहले ऑप्शन दे देता हूं फ्रेंड्स। आर्टिकल 17, आर्टिकल 19, आर्टिकल 23, आर्टिकल 24। तो जो इसका आंसर है फ्रेंड्स वो है आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 क्या है? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द चिल्ड्रन। तो ये है इसका आंसर आर्टिकल 24। और इस सवाल को मैंने यहीं पे खत्म कर दिया, पर यह सवाल रिपीटेडली बहुत जगह पे पूछा गया है। अब हम देखिए राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रेंड्स, ये जो आर्टिकल आपका 24 है, ये आर्टिकल 24 कहां पे दे रखा है? तो ये दे रखा है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23 to 24 में। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। ये यूपी पीसीएस मेंस 2011 में पूछा गया है, यूपी पीसीएस मेंस 2009 में पूछा गया है, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2005 में पूछा गया है। इस आर्टिकल में साफ साफ ये लिखा है कि भाई 14 साल से कम के बच्चों को आप हैजार्डस एम्प्लॉयमेंट में नहीं ले सकते। हैजार्डस एम्प्लॉयमेंट जिसमें आग से रिलेटेड हो, माइन में वो काम नहीं कर सकते, मैच स्टिक्स बनाने वाली फैक्ट्री में वो काम नहीं कर सकते, इस जगहों पे वो काम नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए। ये एमपीपीसीएस प्रीलिम्स 2013 का सवाल है। तो क्वेश्चन नंबर 14 ये वाला अगर क्वेश्चन आता है तो गलत नहीं होना चाहिए आपके पर्सपेक्टिव से कि चाइल्ड राइट्स आर प्रोटेक्टेड इन विच आर्टिकल ऑफ आईसीसीपीआर। ये आईसीसीपीआर क्या है? दिस वन क्या है? ये है फ्रेंड्स इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। तो भाई इसका आर्टिकल 24 प्रोटेक्ट करता है चाइल्ड राइट्स को। तो इसको याद रखना भी बहुत आसान है फ्रेंड्स, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का भी आर्टिकल 24 इन्वॉल्व है और इस आईसीसीपीआर का भी आर्टिकल 24 ही इन्वॉल्व है। तो इसको याद रखना ज्यादा मुश्किल नहीं है। यहाँ पे फंडामेंटल राइट से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा मैं फ्रेंड्स आपसे कि देखिए अगर इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क की बात की जाए, देखिए वैसे तो इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फ्रेंड्स है आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कुछ आर्टिकल का प्रयोग करके ये बोला कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क आपका एक फंडामेंटल राइट है। तो इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क को फंडामेंटल राइट बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कौन कौन से आर्टिकल का इस्तेमाल किया? तो सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 16 का इस्तेमाल किया, सॉरी 14 का इस्तेमाल किया, आर्टिकल 16 का इस्तेमाल किया, फिर उन्होंने आर्टिकल 39D का इस्तेमाल किया। उसके साथ साथ प्रियम्बल में एक सोशलिस्ट नाम का वर्ड है, उसका इस्तेमाल किया। और इन चार चीजों के बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो हमारा इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क है वो एक फंडामेंटल राइट है। हालांकि डायरेक्टली इक्वल पे फॉर इक्वल पर एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने अपने उसको कह सकते हैं इनोवेशन से एक फंडामेंटल राइट बना दिया। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ये डीपीएसपी है या फिर फंडामेंटल राइट है? ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया। अगर सीधे सीधे पूछ दिया गया कि क्या है तो वो डीपीएसपी है। अगर सुप्रीम कोर्ट के कंटेक्स्ट में पूछा गया तो वो हो जाएगा फंडामेंटल राइट्स। अगर यूपीएससी में पूछ देता है कि भाई इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क क्या है, तो वहां तो मार दीजिएगा फंडामेंटल राइट्स। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं फ्रेंड्स। झारखंड पीसीएस प्रीलिम्स 2016 का सवाल है, इतना ज्यादा दिमाग मत लगाइएगा। क्वेश्चन है कि इरेडिकेशन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ सोशल डिस्क्रिमिनेशन कम्स अंडर विच जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो इसमें ऑप्शन दे रखा था फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन। आंसर है सेकंड जनरेशन। पुराना सवाल है, वैसे का वैसा मैंने आपको बता दिया है। आंसर आए सेकंड जनरेशन रट लीजिए, चेप दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन बहुत ही सवाल आसान। क्वेश्चन नंबर 16 एमपीपीसीएस प्रीलिम्स 1997 में पूछा गया है, यूपीपीसीएस मेंस 2003 में पूछा गया है। भैया भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल के अंदर अनटचेबिलिटी को एबॉलिश किया गया है? आंसर बताने की जरूरत नहीं, पता होगा, आर्टिकल 17 के अंदर, सबको मालूम होगा। और आर्टिकल 17 से रिलेटेड सवाल बहुत जगह पे आए हैं फ्रेंड्स। यूपीपीसीएस में 2015 में आए हैं, यूपीपीसीएस में 2013 में आए हैं, एमपीपीसीएस प्रीलिम्स 2013 में भी आए हैं, उत्तराखंड पीसीएस में भी आया है, यूपीपीसीएस में तो कई बार आया है फ्रेंड्स। ठीक है, अच्छा ये जो अनटचेबिलिटी का जो ग्राउंड है ये कौन सी कास्ट से रिलेटेड है? तो ये शेड्यूल कास्ट से रिलेटेड है। ये क्वेश्चन पूछ दिया गया था एमपीपीसीएस प्रीलिम्स 2013 में कि अगर अनटचेबल के बेसिस पे अगर ऑफेंस है तो वो किसके कंटेक्स्ट में किस ट्राइब के साथ हुआ होगा? तो शेड्यूल कास्ट के साथ हुआ होगा, क्योंकि ऑप्शंस में दे रखा था शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, एनी कम्युनिटी। तो आंसर था शेड्यूल कास्ट। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 एक अच्छा सवाल है और ये यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 1997 का सवाल है। सवाल है कि which one of the following fundamental rights was amended as a result of the decision of the Supreme Court of India in state of Madras versus Champakam Dorai Rajan case? Options हैं right to equality before law, right against discrimination, right against untouchability, right to freedom of speech and expression. इसका आंसर था, ज्यादा दिमाग ना लगाते हुए मैं सीधा आपको आंसर बताता हूँ, right
अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, ये इसका आंसर था। मतलब ये वाला फंडामेंटल राइट अमेंड किया गया था जब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपकम दोराई राजन केस में। अब हल्का फुल्का देखते हैं कि फ्रेंड्स हुआ क्या। देखिए, स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपकम दोराई राजन, जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया था ना 1951 में आया था फ्रेंड्स। और 1951 में उस समय जब इसको अमेंड किया गया था, हुआ क्या था फ्रेंड्स कि रिजर्वेशन की बात उठ रही थी और जो बैकवर्ड क्लासेस थी उस समय उनको आगे आने के लिए कुछ इस टाइप की बात उठ रही थी कि उनको कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। तो जब फिर ये केस कोर्ट में चला गया कि भाई आप एक क्लास को स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहे हैं, तो वहां पे स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपकम दोराई राजन केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये जो आप स्पेशल इनको अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए, अगर आप कुछ स्पेशली अलग से कर रहे हैं तो वो गलत है। तो फिर क्लॉज 4 ऐड किया गया था आर्टिकल 15 में फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 के थ्रू। तो आर्टिकल 15 का जो क्लॉज 4 है वो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 के थ्रू जोड़ा गया था और जिससे कहा था कि सरकार स्पेशल प्रोविजंस बना सकती है सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को आगे बढ़ाने के लिए। बस इतना ध्यान रखिएगा। थोड़ी देर पहले ही मैंने आर्टिकल 15 के क्लॉज में बताया था आपके बारे में। आर्टिकल 15 क्लॉज 5 डील करता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस पे रिजर्वेशन से और आर्टिकल 15 क्लॉज 4 किससे डील कर रहा है? प्रोविजंस फॉर द, कह सकते हैं आप, एडवांसमेंट ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। आर्टिकल दोनों 15 है, एक क्लॉज 4 है, एक क्लॉज 5 है। क्लॉज 4 फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 के थ्रू जोड़ा गया था। कौन सा केस इसके साथ एसोसिएटेड है? स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपकम दोराई राजन केस। यूपीएससी मेंस में आंसर लिखने के लिए ये बहुत अच्छी चीज है और अगर ये चीज न्यूज में है तो हो सकता है यूपीएससी सीधे सीधे इस केस का नाम दे दे, स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपकम दोराई राजन, आपसे इसकी एनालिसिस पूछ दे तो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू द फ्रीडम ऑफ प्रेस। और ये एक जगह नहीं, ये बीपीएससी प्रीलिम्स में भी पूछा गया है, एमपीपीसीएस प्रीलिम्स में भी पूछा गया है, छत्तीसगढ़ पीसीएस में भी पूछा गया है, राजस्थान पीसीएस में भी पूछा गया है। तो देखिए, फ्रीडम ऑफ द प्रेस को अलग से कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दे रखा है, आर्टिकल 19 में ही फ्रीडम ऑफ प्रेस आपकी मिली हुई है। यानी आर्टिकल 19 में ही साफ तौर पे, मतलब अलग से फ्रीडम ऑफ प्रेस के बारे में कुछ भी नहीं दिया गया है। आर्टिकल 19 में आप समझ लीजिए कि फ्रीडम ऑफ प्रेस को जोड़ दिया गया है, आर्टिकल 19 में ही फ्रीडम ऑफ प्रेस को दे दिया गया है। और आर्टिकल 19 का भी कुछ स्पेसिफिक है, शायद आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, कुछ इस तरीके का आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी शायद आगे हमारे सामने आएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, हाँ, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, इसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच दे रखा है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है ये आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, और उसमें फ्रीडम ऑफ प्रेस भी आपकी इंक्लूडेड है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 फ्रेंड्स, एमपीपीसीएस प्रीलिम्स 2015 का सवाल है। इसमें लिखा हुआ है अंडर विच आर्टिकल शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैव बीन ग्रांटेड फंडामेंटल सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल एंड कल्चरल राइट्स। तो भाई इसमें ऑप्शन से आर्टिकल 20, आर्टिकल 19, आर्टिकल 18, आर्टिकल 17, तो आंसर था आर्टिकल 17, यानी अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी को उन्होंने फंडामेंटल सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल और कल्चरल राइट से एसोसिएट किया था। थोड़ा सा लोग कंफ्यूज हो गए थे जब क्वेश्चन आया था। ऑप्शंस थे आर्टिकल 19, 20, 18, 17, तो 19 भी मैच। देखिए वैसे तो सब फंडामेंटल राइट से इंपॉर्टेंट है, पर आर्टिकल 17 वाज स्पेसिफिकली रिलेटेड टू शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स अपलिफ्टमेंट, क्योंकि सीधे सीधे जो बरसों से उनके खिलाफ अत्याचार किया जा रहा था उसको खत्म कर दिया गया था, अनटचेबिलिटी को अबॉलिश कर दिया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फ्रीडम ऑफ प्रेस इन इंडिया, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, ये मैं आपको बता चुका हूं। अच्छा, ये क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे टाइप ही करवा दिया एक तरीके से। एक्चुअली में इसको मैंने इसलिए टाइप किया है क्योंकि यूपीएससी प्रीलिम्स 1994 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। तो इसका ऑप्शन क्या है? इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए। और ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कब बोला था? ये बोला था सकल पेपर्स लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1962 में बोला था ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने। भाई सकल पेपर्स लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1962 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि भाई राइट, ये जो आपका आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए है, इसमें फ्रीडम ऑफ प्रेस भी इंक्लूडेड है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोलता है? विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन रिपब्लिक रिलेट्स टू द प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ऑप्शंस थे आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, आर्टिकल 20, आर्टिकल 22। तो जो इसका ऑप्शन था फ्रेंड्स वो था आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 में साफ साफ लिखा है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। आर्टिकल 19 है आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। यहां पे मैं आपसे ये एक्सपेक्ट करूंगा फ्रेंड्स कि आप
अपना फ्री ये फंडामेंटल राइट्स का एक चैप्टर खोल के बैठ जाए, चाहे तो ऑनलाइन खोल के बैठ जाइए, चाहे तो आप लक्ष्मीकांत बगल में तो उसको खोल के बैठ जाइए, जो जो आर्टिकल्स मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ आप उनको पढ़ते भी रहे साथ साथ, क्योंकि अब देखिए सब आर्टिकल के तो नोट्स बन नहीं सकते, तो हर चीज की छोटी छोटी चीजों के नोट्स हम बना नहीं सकते, तो कम से कम सामने खोल के रख लेंगे तो जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप सीधे सीधे देख भी पाएंगे। तो जब दो सेंसेस आपके इन्वॉल्व होंगे, एक हियरिंग सेंसेस इन्वॉल्व होगा, एक वॉचिंग सेंसेस इन्वॉल्व होगा, तो आप ज्यादा चीजों को याद रख पाओगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो भाई राइट प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ये कौन से आर्टिकल में है? ये है आर्टिकल 21 में। ठीक है, आर्टिकल 21 के बहुत से मैनिफेस्टेशंस है। उसके बाद राइट टू ट्रेवल अब्रॉड की अगर बात की जाए तो राइट टू ट्रेवल अब्रॉड, अब ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, ये फ्रेंड्स आया था उत्तराखंड पीसीएस प्रीलिम्स 2016 में। ये जो राइट टू ट्रेवल अब्रॉड जो ये नीचे दे रखा है, ये आया था आपका यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 1997 में। इसको मैंने इसलिए साथ में इंक्लूड किया है क्योंकि इसका आंसर भी आर्टिकल 21 है, ये भी आर्टिकल 21 आंसर है, ये भी आर्टिकल 21 आंसर है। अब यहाँ पे मैंने आपको अलग अलग मैनिफेस्टेशंस दे रखे हैं आर्टिकल 21 में क्या क्या आता है, तो अब्रॉड, प्राइवेसी, राइट अगेंस्ट सोलिटरी कन्फाइनमेंट, इसको सबको आप पढ़ लीजिए। ठीक है, ये सब आपका आर्टिकल 21 के अंदर में आते हैं। आर्टिकल 21 का जो स्कोप है ना वो बहुत ज्यादा बड़ा, इवन राइट टू पॉल्यूशन फ्री वाटर एंड एयर, राइट टू हेल्दी एनवायरमेंट, ये भी आर्टिकल 21 के अंदर में आता है। और ये सारे मैनिफेस्टेशंस किसने दिए हैं? ऑब्वियस सी बात है, एक ही पर्सन है, एक ही ऑर्गेनाइजेशन है जिसके पास ये ताकत है, और वो ताकत है सुप्रीम कोर्ट के पास। ठीक है, आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 22 देखिए फ्रेंड्स, आप इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ लें। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन का क्वेश्चन है ये। ठीक है, अब राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन कौन कौन से आर्टिकल में आता था पहले तो आप ये याद रखिए। पीछे जाते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे दिख रहा है आपको राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 23 से आर्टिकल 24 में आ रहा है। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर इनविसेज्ड बाय द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आपको सारे ऑप्शंस दे रखे हैं। यही पहली बात तो यूपीएससी प्रीलिम्स 2017 का सवाल है, आंसर है 1 और 4। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करने का सबसे जबरदस्त तरीका बताता हूं। अगर तो आपको पता है कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23 और 24 में है, और अगर आपको ये पता है कि अनटचेबिलिटी आपकी आर्टिकल 17 में है, तो सेकंड ऑप्शन तो हो नहीं सकता, आप सेकंड एलिमिनेट कर दीजिए, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन बचेगा क्या? सी ऑप्शन बचेगा, और सी ऑप्शन ही आपका आंसर है। तो इस तरीके से आपको वहां पे एलिमिनेट करना पड़ेगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23 और 24 है और अनटचेबिलिटी 17 में है। तो अगर आपने सिर्फ क्लासिफिकेशन पढ़ लिया होता फंडामेंटल राइट्स का तो ये सवाल बड़े आराम से निकल जाता, और यूपीएससी प्रीलिम्स 2017 के ट्रिकी सवाल में माना गया था, यह आसान नहीं था, क्योंकि क्या होता है ना, इतनी सारी चीजें याद नहीं रह पाती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 23। अब क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें फ्रेंड्स, तो ये झारखंड पीसीएस प्रीलिम्स 2003 का सवाल है। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वेनिंग ऑफ किरपांस बाइसेक इज डीम्ड एज अ राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। इसके ऑप्शन है आर्टिकल 24, 25, 26, 27। इसका आंसर है आर्टिकल 25। आर्टिकल 25 में सिखों को किरपान रखने की परमिशन दी गई है, तो इसको रट लीजिए। अब आर्टिकल 29 और 30 की अगर हम बात करें फ्रेंड्स, ठीक है, आर्टिकल 29 एंड 30 देखिए फ्रेंड्स, फ्रीडम टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बाय माइनॉरिटीज, ये आर्टिकल 30 में दे रखा है। यानी कि अगर आपको कॉलेज एस्टैब्लिश करना है तो आप आर्टिकल 30 के अंदर एस्टैब्लिश कर सकते हैं माइनॉरिटीज के लिए जो कॉलेज होता है। और 29 किससे डील करता है? रिलेटेड टू प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का सीन है इसका कि अगर आपको माइनॉरिटीज के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है तो आर्टिकल 29, ठीक है, और अगर आपको एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस करने माइनॉरिटी के लिए तो आर्टिकल 30। अब यहां पर थोड़ा सा फ्रेंड्स आप कॉशियस रहिएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन ये आर्टिकल 25 से 28 है, और हमने अभी बात की आर्टिकल 29-30 की, वो क्या है? कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। तो ये कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स तो एक तरीके से आप कह सकते हैं माइनॉरिटीज के हैं, लेकिन जहां स्पेसिफिकली रीजन की बात आएगी, ठीक है, तो आप 25 से 28 पहुंच जाओगे। 29-30 में उन्हीं माइनॉरिटीज के कल्चरल एजुकेशन राइट्स की बात होती है, और यहाँ पे माइनॉरिटी केवल रिलीजन से रिलेटेड नहीं है, यहाँ माइनॉरिटी लैंग्वेज से भी रिलेटेड है, और भी बहुत से मैनिफेस्टेशंस इसके हो सकते हैं। ठीक है, हो सकता है आपको थोड़ा बहुत क्लियर हुआ हो। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है कि द गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट इज। अब भाई यहाँ पे गार्जियन कौन है हमारे फंडामेंटल राइट का? ऑप्शंस हैं, यूपी पीसीएस मेंस 2010 का सवाल है, क्वेश्चन नंबर 25। ऑप्शन है जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, पार्लियामेंट,
नन ऑफ दीज। तो इसका ऑप्शन है ए जुडिशरी, यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट आपके गार्जियन है, समझ लीजिएगा, फंडामेंटल राइट्स के। सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली इंटरवीन कर सकता है फंडामेंटल राइट्स के थ्रू, फंडामेंटल राइट्स में, और किसी अपील के थ्रू सुप्रीम कोर्ट के पास जाने की जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं। किसने बोला भैया विच वन ऑफ द फॉलोइंग राइट्स, ये क्वेश्चन में 26 देख रहा हूं मैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग राइट्स वाज डिस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एज हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये आर्टिकल 32 की बात हो रही है, आर्टिकल 32 की बात हो रही है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो आर्टिकल 19 राइट टू फ्रीडम था फ्रेंड्स। आर्टिकल 26 क्या था? अच्छा, आर्टिकल 26 में क्या है बता दे रहा हूं आपको, ओरली याद रखिएगा। फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। आई होप आपने किताब खोल रखी हो सामने। आर्टिकल 30 जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एस्टैब्लिश कर सकते हैं और उसको एडमिनिस्टर कर सकते हैं माइनॉरिटीज, और माइनॉरिटी कम्युनिटी के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना ये कहां दे रखा है? आर्टिकल 29 में दे रखा है। गार्जियन कौन है फंडामेंटल राइट्स का? तो आ जाता है सुप्रीम कोर्ट। वैसे तो अगर ऑप्शन में सुप्रीम कोर्ट दे रखा है तो सुप्रीम कोर्ट ही आंसर होगा, और आप जुडिशरी बोल सकते हो या सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट बोल सकते हो, ठीक है। आगे चलते हैं। अब ये जो गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बात कही गई ना फ्रेंड्स, ये गार्जियन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स की बात कही गई ना, ये सवाल बतेरे एग्जामों में पूछा गया, तो एग्जाम्स का नाम लेने की तो जरूरत है ही नहीं, बहुत से एग्जामों में ये सवाल पूछा गया है। और उसका हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी बहुत से एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। ये यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2015 का एग्जाम है, 15 का क्वेश्चन है। Which one of the following rates can be issued by a high court to secure the liberty of an individual? तो इसका ऑप्शन है, आंसर है ऑप्शन ये, इसमें ऑप्शन दे रखे थे मैंडेमस, को वारंटो, प्रोहिबिशन, हेबियस कॉर्पस। आंसर है हेबियस कॉर्पस। देखिए, हेबियस कॉर्पस के रेट हाई कोर्ट भी इशू कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट भी इशू कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट तब कर सकता है जब डायरेक्ट फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो। तो इसमें यह बोला गया है कि भाई हेबियस कॉर्पस जब हाई कोर्ट इशू करेगा तब यह होगा कि अगर किसी अथॉरिटी ने किसी पर्सन को डिटेन कर रखा है तो हाई कोर्ट उससे बोलेगा कि आप उस पर्सन को हमारे सामने लेके आइए, और हाई कोर्ट पूछ सकता है कि आपने किस बेसिस पे इस पर्सन को अरेस्ट किया है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग रूट्स कैन बी इशूड फॉर द हाई कोर्ट टू सिक्योर द लिबर्टी ऑफ एन इंडिविजुअल? याद रखिएगा, हेबियस कॉर्पस। क्वेश्चन कई बार ऐसे आते हैं, कुछ चीजें हैं जो बिल्कुल रट लीजिए। सॉरी, ये स्पेलिंग थोड़ी सी गलत होगी, HABEAS, हेबियस कॉर्पस। ये अगला सवाल है। इस अगला सवाल में देखते हैं फ्रेंड्स क्या क्या है। ये यूपीएससी प्रीलिम्स 2002 में पूछा गया था, ठीक है। अब इसका जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए है इसका आंसर। आर्टिकल 16(2) में क्या दे रखा है? आर्टिकल 16(2) में दे रखा है कि नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रेस, रिलीजन और कास्ट। तो ये आर्टिकल 16(2) आपका 2 से रिलेटेड है। फिर आर्टिकल 29(2) की बात कर लेते हैं। No person shall be denied admission into any educational institution maintained by the state or receiving state aid on the grounds of religion, race, caste, language or any of them. तो भैया ये डिनाइड एडमिशन की बात हो रही है, तो ये आपका सीधे आएगा इसके पास, ठीक है। फिर आर्टिकल 31 की बात कर लेते हैं, और आर्टिकल 31(1) की बात कर लेते हैं। 31 में क्या आता है? ऑल माइनॉरिटीज वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज शैल हैव द राइट टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ देयर ओन चॉइस। ये अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको बताया था फ्रेंड्स। तो आर्टिकल 30C का सीधे सीधे थर्ड है, और आर्टिकल 31(1) का क्या हो जाएगा? नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी सेव बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ, ठीक है। यूपीएससी प्रीलिम्स 2002 का सवाल। पहले यूपीएससी में सवाल आते थे इस टाइप के सीधे सीधे मिलाने वाले। खैर अब तो इतना ज्यादा अनकन्वेंशनल पेपर हो गया है कि कोई कुछ बता ही नहीं सकता कि भैया क्या पूछ देंगे, उनका दिमाग फिर गया, वो कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स की अगर बात की जाए कि टाइटल का एबॉलिशन कौन से फंडामेंटल राइट के थ्रू हुआ है, तो आर्टिकल 18 होगा उसका आंसर। तो एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स की जब बात होती है फ्रेंड्स, तो आंसर क्या हो जाएगा? आर्टिकल 18। अब क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग केस पार्लियामेंट गॉट द राइट टू अमेंड द फंडामेंटल राइट्स? ये एमपीपीसीएस प्रीलिम्स 1991 का सवाल है। इसके ऑप्शन थे केशवानंद भारती केस, राजनारायण वर्सेस इंदिरा गांधी केस, गोलकनाथ केस, सज्जन सिंह केस। इसका आंसर केशवानंद भारती केस। देखिए केशवानंद भारती केस में क्या हुआ था फ्रेंड्स कि बहुत दिन से ये डिबेट चल रही थी कि भाई पार्लियामेंट के पास ये ताकत है कि नहीं है कि वो फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले आया शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1951, और उसके बाद आया सज्जन सिंह वर्सेस राजस्थान स्टेट केस 1965। इन दोनों केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकती है। उसके बाद क्या हुआ कि गोलकनाथ केस आएगा 1967 में, 1967 में, जिसने बोला कि भाई
अभी तक जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा वो गलत था, पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं कर सकती है, गोलकनाथ केस में ऐसा बोला गया। फिर फाइनली 1973 में एक बेंचमार्क केस आया केशवानंद भारती का, जिसमें बोला गया कि पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकती है तब तक जब तक वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट ना करे। तो यहाँ 4 केसेस के नाम लिए मैंने, शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1951, सज्जन सिंह वर्सेस राजस्थान स्टेट 1965, गोलकनाथ केस 1967 और केशवानंद भारती केस 1973। चारों याद रखिएगा, नोट्स बन सके तो बना लीजिएगा। कौन कौन से केस में क्या हुआ वो भी लिख लीजिए, किसी जगह पे पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद भाई डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर कहां से आया, आपके पास इस चीज का जवाब है। राइट टू प्रॉपर्टी की बात करें, ये सवाल यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 1996 में आया, क्वेश्चन नंबर 30। राइट टू प्रॉपर्टी क्या है? नेचुरल राइट है, स्टैट्यूटरी राइट है, फंडामेंटल राइट है, लीगल राइट है। आंसर है राइट टू प्रॉपर्टी इज अ लीगल राइट। इसको फंडामेंटल राइट की कैटेगरी से कैसे हटाया गया? देखिए, राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट्स की कैटेगरी से हटाया गया किसके थ्रू? 44th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। और उसको किस आर्टिकल में जोड़ दिया गया? आर्टिकल 300A में जोड़ दिया गया। तो राइट टू प्रॉपर्टी इज अ लीगल राइट अंडर आर्टिकल 300A। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से इसको राइट टू फंडामेंटल राइट्स की कैटेगरी से हटा दिया गया था। तो ये 2 चीजें याद रखिएगा, एक तो 44th अमेंडमेंट याद रखिएगा, आर्टिकल 300A याद रखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन एक और है एमपीबीसीएस प्रीलिम्स 1994 का कि भाई फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी को कब अबॉलिश किया गया? तो 1978 में अबॉलिश किया गया। किसके थ्रू अबॉलिश किया गया? 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू अबॉलिश किया गया, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट ग्रांटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन टू द सिटीजंस। देखिए फ्रेंड्स, अब कई बार इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं कि भैया इनमें से कौन सा राइट आपका फंडामेंटल राइट नहीं है। उसमें एक ऑप्शन लिखा रहता है राइट टू प्रॉपर्टी। तो राइट टू प्रॉपर्टी हमेशा याद रखिएगा कि एक फंडामेंटल राइट नहीं है, ठीक है। बस ये सवाल आपसे कई बार पूछा जाएगा, दिमाग में इसको बैठा लीजिए। उसके बाद एक और सवाल पूछा गया था, ये सवाल है आपका एमपीपीसीएस प्रीलिम्स 2010 का सवाल है। इसमें पूछा गया था कि भैया इसमें से कौन सा फंडामेंटल राइट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं देता है। ऑप्शन थे राइट टू लिबर्टी, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू इक्वल शेल्टर। तो राइट टू इक्वल शेल्टर उसका आंसर था। राइट टू इक्वल शेल्टर नहीं देता है आपका फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। राइट टू इक्वालिटी देता है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन देता है, राइट टू लिबर्टी देता है, पर राइट टू इक्वल शेल्टर नहीं है आपका फंडामेंटल राइट्स में। उसके बाद एक सवाल और आया था, राइट टू इक्वालिटी कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल में दिया गया है? तो ये तो मैंने आपको यहाँ पे बता ही दिया। बार बार मैं इस पे आ रहा हूँ फ्रेंड्स, इसका एक कुछ ना कुछ तो रीजन होगा। राइट टू इक्वालिटी 14 से 18, टू फ्रीडम 19 से 22, टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23 से 24, फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 से 28, कल्चरल एंड एजुकेशन राइट्स 29 से 30। आपके जहन में ये बात बस जानी चाहिए, नहीं निकलनी चाहिए। यहाँ पे कुछ चीजें आपको बताना चाहूंगा, इससे रिलेटेड बहुत से सवाल आए हैं फ्रेंड्स। क्या है ये है फ्रेंड्स कि भाई कौन से ऐसे राइट्स हैं जो हमारे सिटीजन्स को भी अवेलेबल हैं और जो फॉरेनर्स को भी अवेलेबल हैं, और कौन से ऐसे राइट्स हैं जो फॉरेनर्स को नहीं अवेलेबल है, केवल सिटीजन्स को अवेलेबल है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, अवेलेबल सिटीजन नॉट टू फॉरेनर्स, आर्टिकल 15 के अंदर प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, ये अवेलेबल है सिटीजन को, फॉरेनर को नहीं है। इक्वालिटी अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक गवर्नमेंट, ये केवल सिटीजन्स को अवेलेबल है। ऑब्वियस सी बात है यार, अपॉर्चुनिटी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट वाला आप थोड़ी ना फॉरेनर्स को दे दोगे, फिर तो बांग्लादेश और पाकिस्तान से कोई भी यहाँ पे बोलेगा कि भैया मेरे को जॉब दो। फिर अगला है आपका आर्टिकल 19, प्रोटेक्शन ऑफ 6 राइट्स, फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, एसोसिएशन, असेंबली, मूवमेंट, रेजिडेंस, प्रोफेशन, ये केवल सिटीजन्स के पास है, फॉरेनर्स के पास नहीं है। फिर आर्टिकल 29, प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, कल्चर ऑफ माइनॉरिटीज, ये वाला भी। और आर्टिकल 29 और 30 भी केवल सिटीजन्स के पास है। सिटीजन्स और फॉरेनर्स के पास जो दोनों के पास है, और एलियंस के पास नहीं। यहाँ पे एलियंस का मतलब फ्रेंड्स आपका एनिमी कंट्री से है। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया पाकिस्तान के बीच में वॉर छिड़ गया और पाकिस्तान का कोई स्पाई हमारे यहाँ पकड़ा गया, तो फिर वो एलियन हो जाएगा। फिर उसको फॉरेनर वाले भी जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो नहीं मिलेंगे। हालांकि कभी कभी फॉरेनर्स को एलियंस की तरह भी यूज कर लेते हैं क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन के कंटेक्स्ट के हिसाब से आप आंसर दीजिएगा। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये तो सिटीजन्स को अवेलेबल है ही, फॉरेनर्स को भी है। प्रोटेक्शन ऑफ रिस्पेक्ट एंड कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस 20, ये भी अवेलेबल है। 20 और 21 तो देखिए सबको अवेलेबल है, ये याद रखिएगा। इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये भी फॉरेनर्स को अवेलेबल है। राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन, फॉरेनर्स को अवेलेबल है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, आर्टिकल 22, फॉरेनर्स को अवेलेबल है। प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक एंड ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स्ड लेबर, आर्टिकल 23, फॉरेनर्स को अवेलेबल है। प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज, आर्टिकल 24, फॉरेनर्स को अवेलेबल है। याद रखिएगा जो राइट वाले हैं फ्रेंड्स, ये फॉरेनर्स और सिटीजन्स दोनों के अवेलेबल है। फिर फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस,
क्या देखिए फ्रेंड्स, फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल टू बोथ सिटीजंस एंड फॉरेनर्स लिखा हुआ है यहाँ पे। फिर यहाँ पे आ जाते हैं, मैनेज फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्री प्रोफेशन, फ्रीडम फ्रॉम पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर द प्रमोशन ऑफ एनी रिलीजन, ठीक है, फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस और वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, ये सब आपके सिटीजंस और फॉरेनर्स दोनों को अवेलेबल होती है। यहाँ के हिसाब से हमने देख लिया फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल टू बोथ सिटीजंस एंड फॉरेनर्स एक्सेप्ट एलियंस, और फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल टू सिटीजंस नॉट टू फॉरेनर्स, ये आपका लेफ्ट साइड पे। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन क्या है, The Supreme Court, question number 33, has held, the Supreme Court has held that hoisting the national flag atop the private building is a fundamental right of every citizen. Under, ये बीपीएससी प्रीलिम्स 2016 का सवाल है, ऑप्शंस दे रखे थे आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज है, आर्टिकल 21, आर्टिकल 25, ऑप्शन था आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंदर में आता है ये, ठीक है। अगला है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स इज नॉट अवेलेबल टू फॉरेन सिटीजंस, ये यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2007 का सवाल है, यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2015 में भी पूछा गया था। आंसर है इसका इक्वालिटी बिफोर लॉ, राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ लाइफ एंड बॉडी, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। तो भैया राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन फॉरेनर्स को अवेलेबल नहीं है, बाकी फ्रीडम ऑफ लाइफ एंड बॉडी अवेलेबल है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन अवेलेबल है, इक्वालिटी बिफोर लॉ अवेलेबल है। क्वेश्चन नंबर 34 यूपीपीसीएस प्रीलिम्स, वो जो मैंने आपको अभी पढ़ाया ना टेबल, उसके हिसाब से याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो बहुत सी चीजें हैं फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क का जो कंसेप्ट आया था, ये मैंने पहले भी आपको बताया था, आर्टिकल 14, 16, 39 डी और प्रेम्बल। ये कौन से केस के बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट ने डिड्यूस किया था, याद रखिएगा, रणधीर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने इसको आप कह सकते हैं डेसिफर किया था। मैंने आपको बताया था कि सोशलिस्ट वर्ड जो है प्रेम्बल में, फिर उसमें आर्टिकल 14 जोड़ दीजिए, फिर उसमें आप आर्टिकल 16 जोड़ दीजिए, फिर उसमें आप आर्टिकल 39 डी जोड़ दीजिए, 39 डी है कुछ, 39 सी बोलते, तो अगर इतने आर्टिकल्स को अगर आप जोड़ दोगे, ठीक है, तो कौन कौन से आर्टिकल, आर्टिकल 14, 16, 39 सी एंड सोशलिस्ट वर्ड ऑफ प्रेम्बल को जोड़ के आप इस कॉन्सेप्ट पे पहुंचते हैं इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। किस केस में इसको बोला गया था, रणधीर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में ऐसा बोला गया था। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं। ये यूपीपीसीएस मेंस 2009 का क्वेश्चन है। Which one of the following articles of the Indian Constitution guarantees equality of opportunity to all citizens of India in matters related to public employment? तो आर्टिकल 15 है इसका आंसर, आर्टिकल 16(1) और 16(2), आर्टिकल 16(3) तीसरा ऑप्शन है, और चौथा ऑप्शन आर्टिकल 16(3), 16(4), 16(5). देखिए इसका इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन्स इन मैटर्स रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट, ये भाई आपका है आर्टिकल 16(1) और आर्टिकल 16(2) में, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 37, ये उत्तराखंड पीसीएस प्रीलिम्स 2016 का सवाल है। द प्रोविजन ऑफ रिजर्वेशन ऑफ ओबीसी इज मेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर विच आर्टिकल्स? तो इसका जो रिजर्वेशन का कंसेप्ट है फ्रेंड्स, ये आया है आर्टिकल 15(4) और आर्टिकल 16(4) के थ्रू, आर्टिकल 15(4) और आर्टिकल 16(4) के थ्रू। एक रिजर्वेशन वाला क्लास हमने आर्टिकल 15(5) भी पढ़ा था, तो ये कुछ आर्टिकल्स अपने दिमाग में हमेशा ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन नंबर 38, ये यूपीएससी प्रीलिम्स 1999 का सवाल है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइजेस ओनली रिलीजियस माइनॉरिटीज, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन ओनली लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, तीसरा ऑप्शन रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, और चौथा ऑप्शन रिलीजियस, लिंग्विस्टिक एंड एथनिक माइनॉरिटीज। इसका आंसर है रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज 38 का, आईएएस प्रीलिम्स 1999 का सवाल है। उसका 39 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 की, राइट टू एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन between the age group of 6 to 14 is, ऑप्शंस हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, दूसरा ऑप्शन फंडामेंटल राइट, तीसरा ऑप्शन स्टैट्यूटरी राइट, चौथा ऑप्शन नन ऑफ द अदर। 6 से 14 साल के बीच के बच्चों को एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन, ये है एक फंडामेंटल राइट। दिस इज अ फंडामेंटल राइट। और ये फंडामेंटल राइट आया कैसे? 86th अमेंडमेंट एक्ट, 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 के जरिए आर्टिकल 21A को जोड़ा गया कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल 21A को जोड़ा गया 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 के थ्रू, जिसके थ्रू भैया 6 से 14 साल के बीच के बच्चों को एजुकेशन देना फंडामेंटल राइट है। और इसमें एक अमेंडमेंट हुआ था, एक आरटीई एक्ट 2009 लाया गया था, आरटीई एक्ट 2009, जिसमें यह बोला गया था कि भाई जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के जो बच्चे हैं ना, उनको कुछ हद तक कोटा प्रोवाइड किया जाएगा प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में। तो 2009 में एक अमेंडमेंट आया था,
हालांकि आर्टिकल 21 को 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 से ही जोड़ दिया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं। ये बीपीएससी प्रीलिम्स 2011 का सवाल है। क्वेश्चन नंबर 40, व्हेन वाज राइट टू एजुकेशन एडेड थ्रू द अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? इसमें ऑप्शंस दे रखे थे 1 अप्रैल 2010, 1 अगस्त 2010, 1 अक्टूबर 2010, 1 दिसंबर 2010। इसका आंसर है 1 अप्रैल 2010। ठीक है, अगले पे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे। क्वेश्चन नंबर 41 भी आपका बीपीएससी प्रीलिम्स 2011 का सवाल है। Which one of the following is a human right as well as a fundamental right under the Constitution of India? ऑप्शंस दे रखे राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन और राइट टू हाउसिंग। तो देखिए ह्यूमन राइट तो फ्रेंड्स आपका राइट टू वर्क समझ में आ रहा, हाउसिंग समझ में आ रहा। राइट टू एजुकेशन एक ऐसा राइट है जो आपका ह्यूमन राइट भी है और फंडामेंटल राइट भी है। तो इसका आंसर क्या था? राइट टू एजुकेशन। बीपीएससी प्रीलिम्स 2011 का सवाल था। अब ये क्वेश्चन नंबर 42 जो है ये यूपी पीसीएस मेंस 2008 में पूछा गया और इसका मैं आपको सॉल्यूशन पहले ही बता चुका हूं। Which one of the following rights cannot be suspended or restricted even during national emergency? ऑप्शन बताता हूं। पहला ऑप्शन है राइट टू रिजाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री। दूसरा राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तीसरा राइट टू फ्रीली मूव थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। चौथा राइट टू कैरी ऑन एनी प्रोफेशन ऑफ बिजनेस। इसका आंसर है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, क्योंकि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी आता है आर्टिकल 21 में। और जैसा कि मैंने आपको बताया था दो आर्टिकल्स, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21, नेशनल इमरजेंसी के दौरान भी इनको सस्पेंड नहीं किया जा सकता। नेशनल इमरजेंसी के दौरान जो कि वॉर या एक्सटर्नल एग्रेशन की वजह से हुई उसमें आर्टिकल 19 अपने आप सस्पेंड हो जाता है और आर्टिकल 358 के अंदर प्रेसिडेंट और भी सस्पेंड कर सकता है। सॉरी, आर्टिकल 359 के अंदर, 358 में 19 अपने आप सस्पेंड हो जाता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं फ्रेंड्स। यूपी पीसीएस मेंस 2014 का सवाल है, उत्तराखंड पीसीएस में भी आया है। जो आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में वर्ड हिंदू दे रखा है ना, उसमें क्या क्या इंक्लूडेड है? तो उसमें बुद्धिस्ट आते हैं, हिंदू तो आते ही हैं, सिख आते हैं और जैन्स आते हैं। इसमें पारसीज नहीं आते हैं। ये सवाल पूछा गया था इसलिए मैंने यहां पे इसको इंक्लूड किया। क्वेश्चन नंबर 44 की बात करते हैं फ्रेंड्स। ये आपका उत्तर प्रदेश का सवाल है 2004 का प्रीलिम्स का। ठीक है, प्रीलिम्स से शायद लोअर पीसीएस का सवाल है, यूपी पीसीएस का। तो क्वेश्चन 44 क्या बोलता है कि भाई ऑफेंस, एन अक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस कैन नॉट बी कंपेल्ड टू बी विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ, व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर इट? यानी कि अगर किसी ने कोई ऑफेंस किया है तो आप उसी को उसी के खिलाफ गवाह नहीं बना सकते हैं। ये किस आर्टिकल में लिखा है? ये लिखा है आर्टिकल 20 क्लॉज 3 में। आर्टिकल 20 क्लॉज 3 में ये चीज लिखी हुई है। आर्टिकल 20 में लिखा है कि भैया एक पर्सन जिसको क्राइम के लिए एक्यूज किया गया है उसको कैसे सेफगार्ड किया जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, सीधी सी बात है, जुडिशरी का एक छोटा सा कंसेप्ट है कि भले 100 गुनहगार छूट जाएं, एक बेकसूर को सजा नहीं मिलनी चाहिए। इसलिए आर्टिकल 20 बहुत जरूरी है। इसलिए नेशनल इमरजेंसी के दौरान भी आर्टिकल 20 सस्पेंड नहीं होता है। ये मैंने अभी आपको बताया, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 दोनों सस्पेंड नहीं होते हैं। तो आर्टिकल 20 क्लॉज 3 क्या बोलता है कि भाई कोई इंसान अपने ही खिलाफ गवाही नहीं दे सकता, इसको सेल्फ इंक्रिमिनेशन बोलते हैं। तो सेल्फ इंक्रिमिनेशन का कंसेप्ट गलत है। जो प्रोसिक्यूट कर रहा है, जैसे पुलिस है, जुडिशरी है, उसको प्रूव करना पड़ेगा कोर्ट में कि ये इंसान गिल्टी है। अपने खिलाफ अब आप किसी को 4 थप्पड़ मार के आप धमकी देके उसकी फैमिली को कुछ इस तरीके करके उसको गन पॉइंट पे लेके आप उससे कबूल करवा लो कि भाई उसने वो क्राइम किया, तो वो गलत होगा। वो नहीं कबूल करेगा, आपको कबूल करवाना है, आपको गिल्ट करना है। मतलब गिल्ट उसकी प्रूव करनी है, उसके गवाही के बेसिस पे नहीं, किसी दूसरे की गवाही के बेसिस पे। उससे बस कोर्ट में ये पूछा जाएगा कि आप क्या प्लीड करते हैं, गिल्टी या नॉन गिल्टी। जज उसको भी कंसीडरेशन में लेता है, लेकिन जज इस चीज को ज्यादा कंसीडरेशन में लेता है कि भाई बाकी प्रोसिक्यूटर और डिफेंस क्या बोल रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 पे आते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 45 आपका 2010 का उत्तराखंड पीसीएस का सवाल है। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड प्रोटेक्शन टू द एक्यूज्ड रिगार्डिंग कन्वेंशन फ्रॉम डबल बार एंड सेल्फ इंक्रिमिनेशन? तो डबल सेल्फ इंक्रिमिनेशन तो आपको यहां सवाल समझ में आया फ्रेंड्स। डबल बार क्या है? डबल बार का मतलब होता है फ्रेंड्स कि एक ही ऑफेंस के लिए आपको 2 बार सजा दे दी गई। आर्टिकल 20 क्लॉज 3 तो ये बता दिया मैंने आपको। डबल बार है आपका आर्टिकल 20 क्लॉज 2। मतलब अगर आपको एक गलती के लिए या एक क्राइम के लिए, किसी गुनाह के लिए, एक क्राइम के लिए अगर आपको एक बार सजा मिल चुकी है तो उसी क्राइम के लिए आपको दूसरी बार सजा नहीं दे सकते। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपने एक क्राइम किया, आपने उसकी सजा काटी, आप बाहर निकल के फिर से क्राइम कर रहे हो, फिर सजा नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। जो मान लीजिए आपने एक क्राइम किया, उसके लिए मान लीजिए आपको 5 साल की जेल हुई, तो आप 5 साल की जेल करके बाहर निकल आए। अगर आप जेल करके बाहर निकल आए, इसके बाद ये नहीं होगा कि जुडिशरी का फिर मन बदला कि नहीं भैया उसी क्राइम के लिए इसकी सजा 4 साल और बढ़ा दो, ये नहीं हो सकता। ये आर्टिकल 22 में बोल रखा है। तो डबल बार आर्टिकल 20 क्लॉज 2 में दे रखा है, सेल्फ इंक्रिमिनेशन आर्टिकल 20 क्लॉज
3 में दे रखा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक और इंपॉर्टेंट चीज फ्रेंड्स। आगे चलते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ये कहां दे रखा है? डॉक्ट्रिन ऑफ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ऑप्शन दे रहा हूं 11, 16, 21, 26। तो ये दे रखा है फ्रेंड्स आपका आर्टिकल 21 में। प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ये कहां दे रखे हैं? ये फ्रेंड्स आपके दे रखे हैं आर्टिकल 21 में। यानी आर्टिकल 21 में साफ साफ लिखा है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, यानी किसी की आप लाइफ या किसी की उसकी खुद की जो आपकी फ्रीडम है आप तब तक नहीं छीन सकते जब तक आप एक प्रॉपर प्रोसीजर को फॉलो नहीं करते जिसको लॉ के द्वारा स्टैब्लिश किया गया है। आर्टिकल 21 में दे रखा है फ्रेंड्स ये। उसके बाद ये है, एक अरेस्टेड पर्सन के फंडामेंटल राइट्स को कौन सा आर्टिकल प्रोटेक्ट करता है? विच आर्टिकल गिव्स सेफगार्ड टू द फंडामेंटल राइट्स ऑफ अरेस्टेड पर्सन? यूपीपी से मेन का सवाल है, 2013 का सवाल है, क्वेश्चन नंबर 47। तो इसका आंसर है ऑप्शन 22। एक अरेस्टेड पर्सन के फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने वाला आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 22। उसके बाद प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के अंदर बिना ट्रायल किए आप मैक्सिमम कितने दिन के लिए अरेस्ट कर सकते हो? ये आर्टिकल 24 क्लॉज 4 में लिखा हुआ है फ्रेंड्स। ये है इसका आंसर 3 मंथ, यानी बिना ट्रायल के आप प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर किसी एक पर्सन को मैक्सिमम 3 महीने के लिए आप बंद करके रख सकते हैं, उससे ज्यादा आप उसे बंद करके नहीं रख सकते हैं। ये उत्तर प्रदेश लोअर का सवाल है, काफी जरूरी सवाल है। प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट में बिना ट्रायल के मैक्सिमम 3 महीने के लिए आप उसे बंद कर सकते हो। प्रिवेंटिव डिटेंशन आर्टिकल 24 क्लॉज 4 में ये चीज लिखी हुई है। आर्टिकल 24 आपका प्रिवेंटिव डिटेंशन से डील करता है फ्रेंड्स। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 49 देख लेते हैं। 49 बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई बॉन्डेड लेबर को इंडिया में अबॉलिश किया गया, ठीक है, एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से। वो एक्ट कब आया था और इनएक्ट कब हुआ था? तो देखिए आर्टिकल 23 क्लॉज 1 ये बोलता है कि भाई ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स और फोर्स लेबर नहीं होगा। तो ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स और फोर्स लेबर को कहां पे बैन किया गया? आर्टिकल 23 में बैन किया गया। उसके लिए बॉन्डेड लेबर सिस्टम एबॉलिशन एक्ट 1975 में लाया गया था। बॉन्डेड लेबर सिस्टम एबॉलिशन एक्ट 1975 में लाया गया था और ये पूरी तरीके से पास हो गया था 1976 में। तो इसका सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? 1976 फ्रेंड्स। अगर ऑप्शन में आपको या तो 1975 दे रखा है, 1976 दे रखा है, जो देखिए मार दीजिए। 1976 दे रखा है तो 1976 मार दीजिए। ठीक है, तो ये था सवाल फ्रेंड्स। काफी लंबी हो गई वीडियो, पर ठीक है, इसमें कंटेंट भी ज्यादा था। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई फ्रेंड्स जरूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को शेयर करें। थोड़ी लंबी वीडियोस बना रहा हूं क्योंकि कोर्स को खत्म करना है जल्दी जल्दी आपके लिए। सो थैंक यू फॉर वाचिंग फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे।